हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अनुभव है कि किस तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए। और जो करता हूँ, जो समझता हूँ, उन्हीं सब चीजों को मैं शेयर करता हूँ। तो पुनः आज एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। तो हम निवेश के बारे में, पैसे के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि पैसा कैसे लगाया जाए, कितने लगाया जाए और ग्रोथ हमारी क्या होगी। तो सबसे पहले चीज, हमको स्टॉक मार्केट में आने से पहले हमको पैसे का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि पैसा जितना ही अधिक होगा, हमको मिलने वाला जो रिवार्ड होगा ना, रिटर्न होगा, वो उतना ही अधिक होगा। जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल तब हम बात करें, मान लीजिए हम 10,000 रुपया लगाते हैं और 10,000 रुपया 5 सालों बाद 10 गुना होता है, तो कितना होगा? 1 लाख रुपया होगा। और यदि वही हम 1 लाख रुपया लगाते हैं, वो 10 गुना होगा तो कितना होगा? 10 लाख होगा। इस तरह से जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, सबसे पहला हमको ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा करें। बड़ा बड़ा पैसा, बड़ा फंड मतलब बड़ा रिटर्न, बड़ी अपॉर्चुनिटी। बड़ा पैसा हमारे पास रहेगा तो हम उसको विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए पैसे के को बढ़ाने में। और वो पैसा कैसे बढ़ाया जाए, वो पैसा, मार्केट कहता है, इन्वेस्टमेंट जो फिलॉसफी कहती है कि स्टॉक मार्केट में उन्हीं पैसों को डाला जाए जिसकी तत्काल कोई जरूरत न हो, जिन पैसों की हमें आने वाले 10 सालों 5 सालों तक कोई जरूरत नहीं है, उन पैसों को स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। और उन पैसों को निवेश नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए जिन पैसों के साथ कोई शर्त जुड़ी हुई। शर्त इन द सेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए हमारा 1 तारीख को हमारे अकाउंट, बैंक अकाउंट में सैलरी ड्रा होती है, और उसके बाद 15 तारीख को हमारी ईएमआई कटती है, किसी होम लोन की, किसी कार लोन की, चाहे जैसे भी, जिस तरह का भी हो। तो अब हम क्या करें कि ये जो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख की ड्यूरेशन है, ये पैसा मेरे बैंक में बेकार पड़ा, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। यदि हमारा ये नजरिया है, तो ये मान के चलिए यह नजरिया पूर्ण रूप से विफल होने जा रहा है। क्यों विफल होने जा रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में शॉर्ट टर्म में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। शॉर्ट टर्म में मार्केट किस दिशा में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, बताना नामुमकिन है, असंभव है। और यदि हमने 10-15 दिनों के लिए पैसा हमने इस्तेमाल किया, तो बताइए क्या होगा? हम, यदि मार्केट डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में चला गया, तो सबसे पहले तो हमको घाटा होगा। यदि घाटा होगा, यदि हम नहीं बेचेंगे, मान लीजिए हम घाटे को होल्ड कर लेते हैं कि चलिए जब बढ़ेगा तब बेचेंगे, सही नजरिया, अप्रोच सही है। लेकिन इधर हमारा क्या होगा कि ईएमआई बाउंस हो जाएगा। जब ईएमआई बाउंस हो जाएगा तो हमारी सिविल स्कोर प्रभावित होगी, सिविल स्कोर प्रभावित होगी, फिर उसके ऊपर जो बैंक की तरफ से चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस भी देना होगा। और ये जो नीचे मार्केट गिरी है, ये कब तक नीचे गिरेगी कोई नहीं जानता है। इसको रिकवर करने में हो सकता हो कि 1-2 महीना लग जाए, तो हमारी ईएमआई प्रभावित होगी। इस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी उन पैसों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन पैसों के साथ हमें शर्त जुड़ी हुई हो। दूसरा, हमें उन पैसों का भी इस्तेमाल नहीं करना है जो पैसा हमें कहीं से कर्ज लेकर गया हो। वो कर्ज किसी भी तरह से हो, चाहे अपने किसी व्यक्ति, किसी दोस्त मित्र का कर्ज हो, चाहे बैंक से हो, चाहे किसी भी कर्ज हो, चाहे उधार हो। तो उधार भी लेकर के हम उनको पैसा, जैसे होता है ना कि किसी से आज हम पैसा ले लेते हैं, महीने भर बाद हम पैसा देते हैं, उस तरह के भी पैसों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके पीछे कारण है। जैसे मान लीजिए हम कोई कर्ज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तौर पर हमने किसी बैंक से कर्ज लिया, और कर्ज कितना लिया, जो भी अमाउंट लिया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 7%, 8% चल रहा है, जैसे आज की डेट में 8% हमने पैसा उठाया। अब हमने जब 8% सालाना से हमने पैसे उठाया है, तो अब हमें मार्केट से कितना रिटर्न लेके आना पड़ेगा? सबसे पहला रिटर्न तो हमको लेके आना पड़ेगा कि जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो तो कमाते ही कमाते हैं। मान लीजिए हम साल का यदि 20% 25% रिटर्न लेकर के आते हैं सीएजीआर स्टॉक मार्केट से, तो हमको वो तो कमाना ही कमाना है। लेकिन उससे पहले हमको क्या कमाना है? जो ईएमआई हम जाएगी, जो हम कर्ज देंगे 8%, हमको कर्ज का जो भुगतान करना होगा वो 8% सबसे पहले हमको सुनिश्चित करना होगा कि यह 8% हमें कमा लेना ही है। तो 8% वो और 20% ये, यानी हमको 28%, यानी 20% में मान के चलो कि एक्सपेक्टेशन एक रिटर्न का, तो हमको 28% रिटर्न लेकर के आने होंगे, तब मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा। और जानते हैं कि जैसे जैसे हम एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाते हैं, मार्केट से निराशा भी मिलती जाती है, वो रिटर्न ठीक से नहीं मिल पाएगा, हम मैनेज उसको नहीं कर पाएंगे। वो जो कर्ज होगा उसका हर महीने का जो पेमेंट होगा वो भी हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से उन पैसों के साथ मत करिए जो जिन पैसों के साथ शर्त जुड़ी हो, कोई उधार लिया गया हो। शुद्ध रूप से जितना अपने पास पैसा हो उतने का ही ट्रेडिंग करिए। यदि हमारे पास 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपये के बराबर सौदे करें। ये नहीं कि ब्रोकर द्वारा लिवरेज दिया जा रहा है तो हम उसका 10 गुने का शेयर उठा लें, कभी नहीं करना है। क्योंकि फिर वही बात, मार्केट की दिशा कभी कोई नहीं जानता। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी वो ब्रोकर हमसे पैसा मांगना शुरू कर देगा। यदि पैसा हम नहीं देंगे सौदा काट देगा, चाहे घाटे में चाहे फायदे में। हम लोग लालच में आ जाते हैं कि बताइए हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए बराबर ट्रेडिंग करने का मौका मिल रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा लगाएंगे तो हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब पैसा ज्यादा लगेगा तो नुकसान होगा भी, तो वो भी तो ज्यादा होगा। जैसे हमने 10,000 रुपया लगाया और हम 10,000 रुपए के बराबर सौदा उठाए हुए, अब मार्केट किधर भी चली जाए लेकिन ब्रोकर हमसे पैसा क्यों नहीं जाएगा। और हमने क्या किया कि 10,000 रुपया डाला और 1 लाख रुपए का सौदा उठा लिया, तो अब हमको 90,000 हर हाल में उसको देना पड़ेगा। यदि हम 90,000 नहीं पे करते हैं तो अगले महीने या 5-6 दिनों बाद वो हमारा सौदा काट देगा। अब आप बताइए कि एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का कोई एक्सिस बैंक का शेयर लिया, 20 शेयर लिया 500। अब हम उसको होल्ड किए हुए, कभी भी होल्ड कर कोई दिक्कत नहीं। हमको 1 लाख रुपए का लिवरेज दे दिया, तो हम क्या करते हैं कि जो 20 शेयर उठाते हैं, हम क्या करते हैं 100 शेयर उठाते हैं। अब सोचते हैं कि हमको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन यदि आप सोचिए कि एक्सिस बैंक के एक शेयर पर 100 रुपए का भी नुकसान हो गया, तो इधर हमको यदि 10,000 रुपए लगाए होते हैं तो 20 शेयर पर नुकसान होता है। हम 100 शेयर लिए हुए हैं तो 100 शेयर पर नुकसान होता है, यानी 10,000 रुपये लगा करके हम 10,000 रुपये का नुकसान उठा लेते हैं, सौदा काट देगा। इस तरह से हमको नहीं करना है। जितना पैसा डालें उतने पैसे का ही हमको आपको शेयर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब पैसा कैसे इकट्ठा करना है बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, कहीं से न कहीं से हमारी एक निश्चित आमदनी का स्रोत होगा, कोई ना कोई जरूर स्रोत होगा। तो उस स्रोत से हमको एक नियमित रूप से पैसा बचाने के बारे में सोचना चाहिए। एक अमाउंट लक्ष्य रखना चाहिए कि हमको हर हाल में हर महीने इतना अमाउंट, इतना परसेंटेज हमको बचा लेना है। वित्तीय विशेषज्ञों की माने तो कम से कम 10% पैसा हमको आपको बचा लेना चाहिए। 10% यदि पैसा नहीं बचाते हैं तो गलत करते हैं। और 10% पैसा बचाना ही बचाना है, मजबूर करिए। यदि हम ये सोचेंगे कि हम पैसा खर्च करके महीने में बचत करके करेंगे तो नहीं पॉसिबल। हमको पहले पैसा बचाना है। जैसे ही सैलरी आती है, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपया अकाउंट में ड्रा हुआ, चुपचाप 2,000 रुपया निकालिए और उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कर दीजिए। यदि हम ऐसा कर ले जाते हैं तब तो बचत हो जाएगी, अन्यथा बचत नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारा जो खर्च होता है ना, वो आमदनी देख के आती है। 1 लाख रुपया कमाने वाला भी बचत नहीं कर पाता है, 10,000 रुपया कमाने वाला भी बचत कर लेता है। ये सब कुछ माइंडसेट से होता है। जब हम अपना माइंडसेट करेंगे तो हम बचा लेंगे।
तो पैसा इकट्ठा करने के लिए हमको अनिवार्य रूप से बचत पर फोकस करना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़े हमको बचत भी बढ़ानी चाहिए। जैसे आज की डेट में आप बात करिए तो यदि प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 2 से 3 बार वेतन बढ़ जाते हैं। कैसे? 2 डीए हो जाता है, 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। यदि प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहां पर भी समय अनुसार आपको प्राइस हाइक मिलता है, बढ़ता है। तो जैसे ही हमारा बचत बढ़े, सॉरी इनकम बढ़े, तो हम बचत भी उसी अनुपात में बढ़ा देना। जैसे 10% मान लीजिए 20,000 सैलरी पे 2,000 बचा रहे हैं, जैसे ही वो 25,000 हुआ तो हमको 2,500 रुपये बढ़ा देना। होगा क्या कि इससे हमारा पैसे का बचत और बढ़ेगा। इसके बाद 5वें नंबर पे बात करेंगे तो हमें आय के साधन को भी बढ़ाना है। वॉरेन बफेट कहते हैं चीज को, यदि व्यक्ति एक आय के साधन पर निर्भर है वो फाइनेंशियली दिक्कत में कभी भी आ सकता है। हमें आय के साधन को बढ़ाना है। आय के साधन कई तरीके से लोग बढ़ाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, जैसे हर्बल लाइफ हो गया, एमवे हो गया, बस्टी जैसी कंपनी में काम करते हैं, वहां से कुछ अर्निंग लेके आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एलआईसी एजेंट का, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर के हमें आय के अन्य साधन भी बढ़ाने चाहिए, और अन्य के आय के अन्य साधन बढ़ाएंगे तो अपने आप हमारी इनकम बढ़ेगी। और इसके उपरांत हमें नियमित रूप से निवेश करना है। बचत करना ही पर्याप्त नहीं होगा। यदि हम बचत करते हैं और उस पैसे को निवेश नहीं करते हैं, हम पैसे को बढ़ाते नहीं है, जो मुद्रास्फीति नामक डायन होती है ना, उस पैसे को कमाए मतलब बिल्कुल वैल्यू कम करती जाती है। वो एक गाना था ना आमिर खान की फिल्म का कि सैया तो रोज कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो जो महंगाई और जो डायन होती है वो खा जाती है। तो नियमित रूप से निवेश करना है। और स्टॉक मार्केट में जब निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, निवेश भी वहां करें जहां से रिटर्न मैक्सिमम प्राप्त हो, अधिकतम प्राप्त हो। उसके लिए सबसे अच्छा साधन आपको स्टॉक मार्केट है। उसमें 2 रास्ते, म्यूचुअल फंड है और डायरेक्ट। म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आसानी से आपको 15% का रिटर्न आ जाएगा 5 साल 6 साल बाद। और यदि आप डायरेक्ट इक्विटी में आते हैं तो आसानी से 20% का रिटर्न आपको आ जाएगा। बस धैर्य, अनुशासन और नॉलेज चाहिए। थोड़ी बहुत समय इसमें आप देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। रोज यदि 1 घंटा भी समय देते हैं स्टॉक मार्केट के लिए तो आपको पर्याप्त समय हो जाएगा। रोज नहीं देते, हफ्ते में दीजिए, हफ्ते में 2-3 घंटे का समय दीजिए थोड़ा बहुत ध्यान देने में, क्या न्यूज चल रहा है, किस तरह की बिजनेस वृद्धि हो रही, कौन बिजनेस डाउन जा रहा है, आप इन्वेस्ट करें, आसानी से 20% से ऊपर का CAGR लेकर के आएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का भी मंथली इन्वेस्टमेंट प्रारंभ करने को सोचा, जो आपको डायरेक्ट इक्विटी में लगाते हैं, और वो 20% के दर से ग्रो हो रहा है। बहुत आसान है अच्छे बिजनेस में पैसा लगा के 20% का रिटर्न लेके आना, बहुत ही। कोई भी आप जो अच्छे बिजनेस है ना, अच्छे स्टॉक आप उठा के देखेंगे, हर शेयर जो है 10 साल में 10 गुना हो जाता है। तो 20% का CAGR लेके आना कोई कठिन काम नहीं है। 20% का CAGR से हम लाते हैं 5,000 रुपए में मंथली उठाते हैं, तो 5 साल में उसकी वैल्यू होती है ना लगभग 6 लाख रुपए होती है, 5,96,000। उसमें 10% की वृद्धि के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब सैलरी बढ़ेगी तो हमको 10% बढ़ाना ही पड़ेगा। यानी इस साल 5,000, अगले साल इसी महीने से 5500 शुरू करेंगे, उसके अगले साल 6,000 शुरू करेंगे, उसके अगले साल 66 शुरू करेंगे, यानी कि हर साल 10% की वृद्धि करते जाना। तो 5 साल में 20% की दर से हमारे जो फंड की वैल्यू होगी वो 5,96,000। और यदि यही काम हम 10 साल कर ले जाते हैं तो 20% की दर से हमारी जो वैल्यू हो जाती है 24,23,000 हो जाती है। और यदि हम इसको 15 साल कर ले जाते हैं, इसी 5,000 को 10% वृद्धि के साथ, तो फंड की जो वैल्यू होती है 75,44,000। और यदि हमने 20 साल इस काम को कर लिया तो जो फंड की वैल्यू होगी वो 1.77 करोड़ होगी। यानी कि देखते देखते हम अपने लाइफ में करोड़पति हो सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से वेल्दी बनना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। यदि हम ये काम कर ले जाते हैं और मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आसानी से रिटर्न प्राप्त होगा। और निवेश के लिए जरूरी है कि अपने पसंदीदा 15-20 कंपनियों को सिलेक्ट करें
अब इसी में पैसा लगाते रहे और बार बार पैसा लगाए, एक बार नहीं। जैसे हमने मान लीजिए एक शेयर चुन लिया डाबर का, इस महीने डाबर का शेयर, अगले महीने डाबर का शेयर, फिर अगले महीने डाबर का शेयर, आईसीआईसी बैंक का चुना तो आईसीआईसी बैंक का शेयर ले, बारी बारी करके। इसी तरह से आईटीसी चुना तो आईटीसी के शेयर ले। तो जो अपने पसंदीदा शेयर है उस हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा। तो आप सभी को वेल्थ क्रिएशन की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग भविष्य में ढेर सारा वेल्थ क्रिएट करें। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।